वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमने केवीएस का एलडीसी का जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम 30 क्वेश्चन पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बचे हुए क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन पेपर की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने इस पीडीएफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक की जो पीडीएफ है आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें इंडियन इकोनॉमी का कुछ डाटा भी ऐड किया है, इसीलिए मुझे फाइल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। जो 60 से लेकर 120 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना इस क्वेश्चन पेपर की, उसके अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वैसे तो हमें 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, लेकिन कल की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो रॉन्ग हो गया था, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 31 क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है, आपको डायग्राम दिया गया है कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस में चेंज होने की वजह से बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है ए बी से ए बी डैश। पहले आपकी बजट लाइन ए बी है, लेकिन फिर क्या होता है, प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बजट लाइन शिफ्ट होकर ए बी डैश हो जाती है। अब कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहले पॉइंट एस था, अब पॉइंट आर है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज ट्रू फॉर गुड एक्स गुड के लिए क्या कंडीशन जो है ट्रू है। हमें बताना है कि एक्स गुड किस तरीके की है। अब आप देखिए, जब किसी गुड का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर देखिए यहाँ पर क्या है, पहले उसकी एस क्वांटिटी परचेज कर रहा था, अब जो है वो आर ही क्वांटिटी उसकी परचेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के कम होने पर भी गुड्स का प्राइस कम हुआ, लेकिन कंज्यूमर ने उसकी जो कमोडिटी है उसको कम परचेज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब आपको क्या समझ आया, ये कौन सी गुड है, ये गिवन गुड है, जो रिलेशनशिप बताती है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस के घटने पर डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बताया था कि इन्फीरियर गुड बोला गया था, वो गलत था। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका गिवन गुड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पिछली वीडियो का क्वेश्चन। आज की जो वीडियो है उसमें हम 31st क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखिए 31st क्वेश्चन जो है, 31 क्वेश्चन तक हम पहले वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए 32 क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज विल ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि क्या होता है, प्राइस चेंज हो जाता है पहले तो बोला गया है, उसके बाद क्या होता है, इनकम इफेक्ट में जो चेंज है वो ज़्यादा है, किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो बोला गया है कि जो डिमांड फॉर गुड्स विल बी रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तब अगर आपका इनकम इफेक्ट ज़्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो जिस गुड की बात हो रही है उस गुड का जो प्राइस है, प्राइस के साथ जो संबंध है वो क्या होगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारा कौन सी गुड में इनकम इफेक्ट जब ज़्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तब हमारा कौन सी गुड की बात होती है वहाँ पर, वो होती है हमारी गिवन गुड। ठीक है, आपको पता है गिवन गुड के अंदर क्या होता है, इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो इस वजह से वहाँ पर उस गुड का उसके प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। अब आपको पता है जो गिवन गुड होती है उसका उसके प्राइस से जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस कम हो जाता है डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस गुड का उसके प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। इनमें से कौन सा एक मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। तो आप देखिए, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये कौन से एवरेज है? ये तो मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन मीडियन जो है एक पोजिशनल एवरेज है। पोजीशन आप सिर्फ ये क्या है, ये एवरेज, ये एक पोजिशनल एवरेज है, तो मीडियन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, ये सब आपके मैथमेटिकल एवरेज होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेज। आपसे बोला गया है जब हम सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज निकालते हैं, मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उसको बोलते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या बोथ ए एंड बी। अब देखिए, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट ऑर्डर इसको बोलते हैं, एवरेज को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं। एंड फोर्थ ऑर्डर जो होता है वो कोएफिशिएंट जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमसे पूछा था सेंट्रल टेंडेंसी में जो एवरेज होता है उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इनमें से क्या एक पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है? फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइट और वेट। आप देखिए, हाइट और वेट में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। पर्सन की हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, पर्सन की जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, कहीं ना कहीं उसका वेट भी क्या है, बढ़ने लग जाता है। तो वो हाइट और वेट में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। आप सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन में बोला है प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। क्या प्राइस एंड उसकी डिमांड ऑफ कमोडिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है? नहीं। आपको पता है जब क्या होता है, प्राइस कम होता है, तब क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो प्राइस और जो उस कमोडिटी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ना कि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन देखिए क्या बोला गया है, फैमिली की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे एक फैमिली में लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करते जाएंगे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में देखिए प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लायर क्या करता है, वस्तु की सप्लाई बढ़ाता जाता है, तो ये भी हो सकता है। और हाइट और वेट का भी हमने इसीलिए पॉजिटिव मान लिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे बेस्ट चुनना होता है, ठीक है। अब आप देखिए डिमांड वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमेशा यही पढ़ा है कि डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का अनग्रुप डाटा का आपसे फॉर्मूला पूछा है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है जो इंडेक्स नंबर जो हम स्टडी करते हैं उसकी हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं इंडेक्स नंबर को। फर्स्ट है मेजर द चेंज इन अ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम प्राइस में होने वाला जो चेंज है उसको मेजर करते हैं, या मेजर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ वेरिएबल, या फिर रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिंपल नंबर। हम क्या करते हैं कि हमारे नंबर्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो इंडेक्स नंबर से हमें उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। अगला देखिए फॉर पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग। अब अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर से हम क्या करते हैं, जो चेंज होता है ना प्राइस में चेंज या किसी भी प्राइस लेवल वगैरह में चेंज, मेजर द चेंज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडेक्स नंबर से हम प्राइजेज में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस में ही चेंज नहीं चेक करते, हम बहुत सारे कंपोनेंट्स में जो चेंजेस होते हैं उनको जो है मेजर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट है।
अगली बात है कि रिड्यूस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेजरमेंट टू सिंपल नंबर। हम क्या करते हैं कि हमारे नंबर्स की हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। एंड हम उसको फोरकास्टिंग के पर्पज से यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है उसमें कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद क्या करते हैं, फोरकास्ट के पर्पज के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ कर लेते हैं, तो ये बात भी सही है। और बचा क्या आपके पास, मेजर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरिएबल। आप देखते हैं कि इंडेक्स नंबर में हमारे पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ACD ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। इनमें से क्या एक इंडेक्स नंबर का टाइप नहीं है। प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, वैल्यू एडेड इंडेक्स नंबर भी होता है, क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर भी हमने पढ़ा है, लेकिन फिक्स इंडेक्स नंबर कुछ नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द चॉइस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बाय अ इन्वेस्टिगेटर डिपेंड अपॉन। अब एक कोई भी पर्सन है, इन्वेस्टिगेटर है, वो प्राइमरी डाटा का यूज़ करेगा या सेकेंडरी डाटा का यूज़ करेगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी। पहला तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इंक्वायरी क्या करना चाहता है, क्या वो एक ऐसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाहता है जो उसका सेकेंडरी डाटा भी पूरा कर सकता है, प्राइमरी डाटा पूरा कर सकता है, पहले तो वो देखेगा। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ कि अगर मान लो आपको सिर्फ इंडिया की फर्टिलिटी रेट जाननी है, तो ऐसे में आप हर पर्सन के पास जाके प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ने जो डाटा पब्लिश किया है आप उसका यूज़ करो। तो सबसे पहली बात तो ये बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इंक्वायरी कैसी है। सेकंड है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं। अब आपको पता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी कॉस्ट आती है, तो आप ये देखोगे ना कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह के हैं। थर्ड है कि आपके पास टाइम भी है क्या प्राइमरी या सेकेंडरी को कलेक्ट करने के लिए, क्या आपके पास उतना टाइम है, तो आप टाइम को भी देखोगे। एंड आप फिर ये भी देखोगे कि आपको अपने रिजल्ट में कितनी एक्यूरेसी जो है वो चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी एक्यूरेसी से कम चल जाएगा तो आप सेकेंडरी पे जाओगे, वरना आप प्राइमरी पे भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो कौन कौन से क्या आपका मोटो है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इनमें से कौन कौन से मेथड जो है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के हैं। आप लोगों को पता है प्राइमरी डाटा वो डाटा जो जहाँ से वो डाटा निकलता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो क्या है, आप डायरेक्ट किसी का इंटरव्यू लेते हो तो वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी डाटा हुआ ना। आपने जिससे इंटरव्यू लिया आपने उससे सभी उसकी इन्फॉर्मेशन पूछी है, डायरेक्टली पूछी है, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। अगला है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंट। आपने क्या किया है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आप खुद नहीं गए, लेकिन आपने एक पर्सन अपॉइंट किया है और वो क्या करता है आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके लाता है। लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, ये भी प्राइमरी डाटा ही होगा, क्योंकि भले ही आप नहीं गए लेकिन आपने एक पर्सन अपॉइंट किया है जो आपके लिए डाटा कलेक्ट कर रहा है। अगला ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में क्या है, आपने मेल किया है क्वेश्चनियर। आप लोगों को मेल करते हो कुछ लोगों को और ये कहते हो कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो ये भी क्या हो गया, जब आप क्वेश्चंस को मेल करते हो लोगों को तो ये भी प्राइमरी सोर्स है डाटा का। अगला देखिए शेड्यूल सेंड थ्रू एनवायरमेंटल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय। जैसे कि क्या होता है सेंसेक्स का जो डाटा होता है उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को एम्प्लॉय जैसे टीचर हो गए उन लोगों को एम्प्लॉय बना दिया जाता है और वो क्या करते हैं सेंसेक्स से रिलेटेड सारा डाटा गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करके लाते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा भी जो शेड्यूल सेंड किए जाते हैं। अब आप देखिए जो सेंसेक्स होता है उस डाटा के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं एंड एन्यूमरेटर्स होते हैं जो आपके लिए क्या करके लाते हैं,
डाटा को कलेक्ट करके लाते हैं, तो ये भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे ऑप्शन जो है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग का करना है। अब आप देखिए ज्योग्राफिकल जो है उसका जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, एरिया से होता है। क्रोनोलॉजी होता है जिसका संबंध किससे होता है, टाइम से होता है। क्वालिटेटिव होता है आप जब किसी के गुणों के अनुसार उसको बांटते हो। क्वांटिटेटिव होता है आप जो है मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है उसमें आप मेजर करते हो। तो अब आप इसको मेजर कर लेना, मैंने आपको जो है ये आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते ग्राफिकली थ्रू हिस्टोग्राम से या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से या स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व से या वन डायमेंशनल बार डायग्राम से। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो सभी के सभी जो जितने भी इन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के डाटा के ऑप्शन दिए हैं ये सभी करेक्ट हैं। लेकिन क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन को गलत करने से अच्छा है कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लें। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि हिस्टोग्राम में भी क्या कर सकते हो आप, डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपको ये बताता है कि आप डाटा को कैसे जो है ग्राफिकली जो है प्रेजेंट कर सकते हो डाटा को। एंड स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व में भी हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को जोड़ते जाते हैं और ग्राफ के थ्रू जो है डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो चारों ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि चारों में आप ग्राफिकली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं डिस्कस कर रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट आरबीआई शुड डू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। आरबीआई को क्या करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आप देखिए इन्फ्लेशन क्या सिचुएशन होती है, जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपने क्या करना है, जिन लोगों के पास इनकम ज़्यादा है उनकी इनकम को अपनी तरफ लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको सेल कर दे। अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेगी तो आम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे, तो लोगों के हाथ से कैश जो है चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो लोगों को लोन देती है ना उसकी जो बैंक रेट है उसको क्या कर दे, बढ़ा दे। क्योंकि इस सिचुएशन में लोगों के पास पहले ही बहुत पैसा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर देगी वापसी, और लेने का क्या तरीका है, बैंक रेट बढ़ा दो, लोन महंगा हो जाएगा, लोग खरीद देंगे, लोन नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकती है और बैंक रेट को इंक्रीज कर सकती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तब हमसे पूछा है मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपका ये मार्जिनल रिवेन्यू का डायग्राम ये हो गया और ये हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू। आपको पता है एवरेज रिवेन्यू आपका मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर आपकी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। अब आप देखिए एवरेज रिवेन्यू के मिड पॉइंट पर आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ रहा है, आपका मार्जिनल रिवेन्यू 0 आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपका आउटपुट क्या है, 0 है और आपने आउटपुट बनाया 0, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, आपका शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछी है। अब आप लोगों को पता है कि शॉर्ट रन टाइम की इतनी कम अवधि होती है कि चाहे आप प्रोडक्शन 0 भी रखो तब भी फर्म को फिक्स कॉस्ट की हानि तो उठानी ही पड़ती है। आपने कोई गैराज ले लिया, कोई भी कंपनी खरीद ली, तो उसका जो वो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको उठानी पड़ेगी, चाहे आप बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन करो या ना करो। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके आउटपुट का लेवल 0 भी है तब आपकी टोटल जो कॉस्ट आएगी शॉर्ट रन में वो क्या आएगी, आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेमोग्राफिकल डिविडेंड राइज इन एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये बोला गया है कि डेमोग्राफिकल डिविडेंड जो है किस एज ग्रुप में राइज होता है। डेमोग्राफिकल डिविडेंड होता है कि जो हमारे यहाँ पर लाभांश की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो डेमोग्राफी है हमारे यहाँ की, वो कब लाभांश में परावर्तित होती है, किस एज ग्रुप में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, 15 से 59 ईयर के जो लोग आते हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉपुलेशन की एज ग्रुप में होते हैं, क्योंकि ये लोग यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, नौजवान होते हैं, और ये अगर कल को इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, काम करेंगे और वे उसके विकास में काफ़ी योगदान देंगे। और आप देखिए 60, 64, 75 ये क्या होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, और ये किस में होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। तो जो आपकी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे वो होंगे 15 से लेके 59 ईयर के लोग। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के संतुलन की स्थिति जो है वो पूछी गई है। अब आपको पता है जब प्राइस होता है एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, तब जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर संतुलन होता है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट में सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है डिमांड कब ऑफ अ कंज्यूमर विल शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन, कि डिमांड कब में जो है कंज्यूमर की शिफ्ट आता है, क्यों। अब मैंने कल भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाया था, जब क्या होता है शिफ्ट हमेशा डिमांड कब में तभी आएगा जब क्या होगा, उस वस्तु के प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकम में चेंज होना, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज होना, प्रेफरेंस में चेंज होना, अगर ये सभी फैक्टर्स चेंज होंगे तभी क्या होगा, डिमांड का में शिफ्ट आएगा। उस गुड्स के बस प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस गुड्स के प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड का में मूवमेंट होती है, ना कि शिफ्ट आएगा। अब आप देखिए, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होगी तो डिमांड कब शिफ्ट होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होगी तब डिमांड कब शिफ्ट होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगी तब डिमांड का में शिफ्ट आएगा। लेकिन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड, उसी गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, कि अगर टैरिफ लगाया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है टैरिफ लगने से। टैरिफ लगने से क्या होता है, सबसे पहली बात इंक्रीज हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक गुड्स जो बिक रही होती है मार्केट में उनका प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि जो कंज्यूमर टैरिफ लगने से पहले इंपोर्ट कर रहे थे अब वो इंपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइजेज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने लग जाते हैं, स्केल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि अब जो है टैरिफ लगने की वजह से विदेशों की वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो हमारे देश के लोग हमारी ही वस्तुएं खरीदेंगे, तो वो एक्सपैंड करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, रिड्यूस करते हैं। वो यहाँ पर देखिए रिड्यूस क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं क्वांटिटी कंजप्शन। ये हो सकता है कि वो रिड्यूस क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, जो विदेशों से जो वो वस्तुएं मंगा रहे थे उसके कंजप्शन को वो रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, टैरिफ लगने की वजह से सभी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट ऑफ इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि हमारा जो ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट था इंडिया का 2021 और 22 में वो कितना परसेंट था। अगर आप 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे उठाओगे
तो उसमें आपको क्या पता लगेगा कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट नहीं देखना आपको, आप कन्फ्यूज़न किस में होगे कि आप फिजिकल डेफिसिट देखने लग जाओगे। हमारा जो इंडिया का ग्रोस फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट जो है 10.2% था 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर 2021। अब देखिए 2020 और 21 में जो पेंडेमिक आया था तो उस टाइम जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उस टाइम जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, ये क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है कि जो डिक्लाइन आया था 12.2% आया था या 10.8% आया था या -7.3% आया था या -6.5% आया था। तो हमारा जो जीडीपी में जो डिक्लाइन आया था वो -7.3% आया था जब 2021 में पैंडेमिक आया था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एज पर द प्रोविजनल एस्टीमेट, जो हमारे प्रोविजनल जो एस्टीमेट हैं उन प्रोविजनल एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मुलेशन है एनुअली, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया का ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे एनुअली मतलब 2020-21 का ही पूछा है, वो कितना था, वो -15% था या -10.8% था या -8.9% था या -7.5% था। तो इंडिया का 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से एनुअली जो सालाना जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल का फॉर्मुलेशन होता था वो था -10.8% था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस माइनर सा फर्क है। अब आप पढ़ के देखिए, एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट इन इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडिया ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यहाँ पर है आपसे एनुअली पूछा गया है, यहाँ पर है कि अब ये पूछ लिया कि वो जीडीपी का कितने परसेंट जो है था। तो अगर बात करें तो एनुअल जो है वो कितने परसेंट था, यहाँ पर एनुअल पूछ लिया ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है जीडीपी का कितने परसेंट था। तो जीडीपी का जो परसेंटेज थी वो थी 29.6% था हमारी जीडीपी के। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट डैश परसेंटेज इन रियल टर्म 2021। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में रियल टर्म्स में जीडीपी कितना ग्रो करेगी ये कितना बताया गया था। तो आप 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो वहाँ पर बोला गया था कि हमारी जो इकोनॉमी है 9.2% की रेट से क्या करेगी, ग्रो करेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट इन इंडिया ग्रोस टैक्स रिवेन्यू 2021-22। अब आपसे दोबारा फिर इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन है कि 21-22 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जो टैक्स की रिवेन्यू हुई किस आइटम से हुई। अब यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट को कॉरपोरेशन टैक्स से हुई, इनकम टैक्स से हुई, जीएसटी से हुई या यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को 21-22 में जो रिवेन्यू हुई थी वो जीएसटी से हुई थी, जीएसटी से 29% के आसपास हुई थी और इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से
25% रही थी और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 15% के आसपास रही थी। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इनकम गवर्नमेंट को हुई थी वो हुई थी जीएसटी के साथ हुई थी। तो यहाँ पर हम जो है हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पर हम जीएसटी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड। नॉन डेप्ट रिसिप्ट, नॉन डेप्ट रिसिप्ट कौन सी होती हैं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो कि आपकी असेट्स को डिक्रीज कर देगी पर आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगी। नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो आपकी क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की क्या करती है, असेट्स को डिक्रीज कर सकती है पर लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगी। देखो टैक्स से गवर्नमेंट को रिवेन्यू होती है तो उससे ना तो असेट्स में कोई चेंज होता ना लायबिलिटी में चेंज होता, तो ये तो गवर्नमेंट की नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स हैं। अगला नॉन टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट को लाइसेंस वगैरह से जो फीस मिलती है तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स हैं। रिकवरी ऑफ लोन, जब आपको लोन से रिकवरी होती है तो आपकी असेट्स कम हो सकती हैं लेकिन आपकी कोई लायबिलिटी जो है इंक्रीज नहीं होती। इसलिए मैंने आपको कहा था नॉन डेप्ट रिसिप्ट वो होती है आपकी असेट्स कम हो सकती हैं लेकिन आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होंगी। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से आपकी असेट्स तो कम हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि आपने कंपनी बेच दी, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दी तो आपकी असेट्स कम हो जाती हैं लेकिन कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 56 क्वेश्चन का, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द बजट एस्टिमेट 2021-22 रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को कितना जो है रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ जो है 2021-22 के अनुसार गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ, तो गवर्नमेंट को 15% जीडीपी का रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो बताया 21-22 के कि इंडिया ने किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, कौन सी कंट्री को, तो सबसे ज़्यादा हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो है यूएसए को। यूएसए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से ही आया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंट्रीब्यूट हाई मर्केंडाइज इंपोर्ट 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे के 21-22 के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है हमने किस कंट्री से किया है, तो सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन हुआ चाइना लेकिन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा यूएसए रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया एक्सटर्नल जो डेप्ट है एट द एंड सितंबर 2021 बाद एस्टिमेटेड, 2021 जब ख़त्म हो रहा था तब उस टाइम इंडिया के जो एक्सटर्नल जो उधार थे या डेप्ट थे वो कितने थे, तो वो थे 59 US ट्रिलियन जो है वो डॉलर हमने जो है डेप्ट ले रखे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 30 से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप नीचे आइए, नीचे मैंने आपको टेबल दी हुई है, यहाँ पर जो मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस कराए हैं ना, जैसे देखो हमने बात की थी इंडिया का ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट, एक क्वेश्चन आया था अभी ऊपर। अब आप देखिए इंडिया का जो ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट है, ऊपर आप देखोगे ईयर भी दिया गया है, मैंने दिया है ईयर भी। इस वाली टेबल से आपको पता लगेगा कि 21-22 में ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट इंडिया का 10.2% था, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था, तो 10.2 हमारा इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे यहाँ पर फिजिकल डेफिशिएट नहीं ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट पूछा था। और क्वेश्चन देखिए, और कौन सा क्वेश्चन हमने अभी बात की थी, एक टेबल और मैंने इंक्लूड की है। अभी हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन,
जो एनुअली ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है इंडिया का, उसका डाटा भी हमने इसमें डिस्कस किया था। जो हमने एनुअली का भी डिस्कस किया है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हमने और डिस्कस किया है कि जीडीपी का कितने % जो है, हमने डिस्कस किया है ना कि जीडीपी का ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितने % था। तो जीडीपी का ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है 29.6% जो है हमारा रहा था। तो ये भी हमने क्या किया है, अभी डिस्कस किया है। अब मैंने आपको यहाँ पर भी क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको डाटा भी दे दिया है और आपको समझा भी दिया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने ये डाटा कहाँ से करना है। तो आज हमारे 60 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। आपने देखा कि 50 से लेकर 60 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।